Good morning, students. So let us continue with our chapter solutions, and we were doing the colligative properties of solutions. We have already discussed about elevation in boiling point and relative lowering of vapor pressure. Now let us begin with the third colligative property, which is your depression in freezing point. Depression in freezing point. After this colligative property, only one of them is left, which is your osmotic pressure. That means your chapter is almost going to come to an end very soon. So now we'll be doing depression in freezing point. Now, as the name suggests, from the name very well, you can see there is going to be depression in the freezing point. Freezing point कम होने वाला है. Freezing point क्या होता है? The temperature at which a liquid changes into solid state, right? अगर मैं छोटेपन में जो आपने definition पढ़ी होगी वो यही पढ़ी होगी. Freezing point can be defined as a temperature at which a liquid changes into solid state. ठीक है? और in the terms of vapor pressure, I could say it is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the solid. Vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the solid. ठीक है? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. नाउ सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है सॉलिड का वेपर प्रेशर. ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसका मतलब जब हमने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो कि कैसा है, वॉलेटाइल है. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, उसके अंदर हमने डाला सॉल्यूट. ठीक, तो हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जो है, अब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो गया होगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब हुआ क्या, बात वही हुई पहले जैसी कि पहले सिर्फ ऊपर सरफेस पे क्या था, सिर्फ आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रेजेंट थे. जब आपका सॉल्यूशन बन गया तो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, उनके साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं. तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे आए हो क्या कम हो गया, वेपर प्रेशर आपका कम हो गया. इज दिस क्लियर? अब हम किससे जा रहे हैं, अब हमको लिक्विड स्टेट से वेपर की तरफ नहीं जाना. लिक्विड स्टेट से किस तरफ जाना है, हमें सॉलिड स्टेट की तरफ जाना है. ठीक है, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जो होता है वो और कम होता है. ठीक, तो होता क्या है यहाँ पर कि व्हेन द फ्रीजिंग पॉइंट जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फ्रीज सॉल्यूशन कब होगा, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, आपके फ्रीज होंगे. सॉल्वेंट का फ्रीज होना और सॉल्यूशन का फ्रीज होना, दोनों में जो फ्रीजिंग ऑब्जर्व की जाएगी वो सॉल्वेंट की ही ऑब्जर्व की जाएगी. सॉल्यूट पार्टिकल्स हैव नो रोल टू प्ले इन फ्रीजिंग. फ्रीज किसको होना है, सॉल्वेंट को ही होना है अभी भी. तो अब जैसे ही हम सॉल्यूशन आ गया ना, तो उसका फ्रीजिंग जो होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो है, सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो और कम है. तो जैसे हमने टेम्परेचर लोअर किया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, जिस वजह से फ्रीजिंग होने में भी और देर लगेगी. सो दिस इज़ वाई इट विल बी रिजल्टिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आर यू फॉलोइंग? फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट क्यों हो रहा है, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जब हमने बनाया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया. अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन को किस में जाना है, सॉलिड में. सॉलिड का वेपर प्रेशर और कम है, तो बेसिकली लोअर टेम्परेचर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को हमें रिड्यूस करना है. तो वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, वेपर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा रिड्यूस होगा. तो रिड्यूस्ड टेम्परेचर पे हमें जाना है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो पहले से ही डिक्रीज हो चुका है. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर इतनी बात कहना चाहती हूँ कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, लेट अस राइट TF freezing point. Now because we are talking about solvent of T0F,
टी नॉट एफ क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ यहाँ पर खाली टी एफ को, तो टी एफ क्या होगा, सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो नाम से आपको क्या पता लग रहा है, डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, मतलब है अगर पहले 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो रहा था तो अब हो सकता है 0 से नीचे जाकर फ्रीज़ हो रहा हो, लेट अस से -1 डिग्री पे फ्रीज़ हो रहा हो, तो कम होगा। ठीक है, पहले जितनी भी डिग्री पे पहले कोई चीज़ 5 डिग्री पे फ्रीज़ हो रही थी, तो अब हो सकता है 4.9 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो रही हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया है, डिप्रेशन हुआ है। तो डेल्टा टी एफ जो चेंज होगा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन बताना है तो वो डेल्टा टी एफ से आप रिप्रेजेंट करोगे, वो किसके इक्वल होगा, दोनों में से कौन बड़ा है, टी एफ बड़ा है कि टी नॉट एफ बड़ा है, टी एफ बड़ा है कि टी नॉट एफ बड़ा है। डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो यानी प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज़्यादा था और इसका कम होगा। इज दिस क्लियर, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस में टी एफ। ठीक है, अब जैसा कि हमने पीछे कहा था, बिकॉज ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, सल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करेगी। अब सल्यूट की अमाउंट को लेने के लिए हमने इस बार यूज़ किया है यूनिट मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, 1 kg, सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है, वेरी कौन हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोलालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करती है। तो चेंज जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, कितना डिप्रेशन आएगा, वो डिपेंड करेगा हमने कितना सल्यूट लिया है, क्योंकि जितना हम सल्यूट लेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा और उतना जो है आपको लोअर टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन वेपर प्रेशर इज रिड्यूस यू विल हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर, व्हेन वेपर प्रेशर इज इंक्रीज यू विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेंगे। तो डेल्टा टी एफ जो है प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट डालोगे, तो यहाँ आप कांस्टेंट जो डालते हो वो होता है के एफ। क्या कांस्टेंट होता है, के एफ। तो फॉर्मूला आपका बन गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर डेल्टा टी एफ आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एम जो है आपकी मोलालिटी है, और ये जो के एफ है, के एफ को कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट डू वी कॉल इट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है और वो नाम है स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या दिया जाता है, स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिया जाता है, राइट। अगेन हम जब बात करेंगे कि इसके यूनिट क्या होंगे स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के, तो इसके यूनिट किस पे डिपेंड करेंगे, इसके यूनिट डिपेंड करेंगे डेल्टा टी एफ की वैल्यू पे और एम पे। ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर है, तो केल्विन में लिया जाए या डिग्री सेल्सियस में, ये मोल्स पर केजी होगा, मोलारिटी के यूनिट मोल पर केजी। तो इसके यूनिट क्या आ गए, के एफ के यूनिट आ गए आपके केल्विन पर मोल केजी। ठीक है, या केल्विन, खाली केल्विन पर मोलल भी कर सकते हो आप। तो ये आपके हो गए स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के यूनिट हो गए। आपको अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, आप क्या कहोगे, मोलालिटी को 1 रख लोगे, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when the molality of the solution is 1, that is when we have 1 moles of solute in 1 kg of the solvent। इस तरह से डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्या हुआ, फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इस पर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है फॉर्मूला किस तरह से आया उस पर नहीं बनता, न्यूमेरिकल आते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इसको आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार करना है। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ की। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये रहा वेपर प्रेशर एक तरफ और एक तरफ हम लेंगे इसका टेम्परेचर, क्योंकि सारी बात डिपेंड ही वेपर प्रेशर पे कर रही है। दूसरी तरफ हमने ले लिया टेम्परेचर। अब हम कह रहे हैं
कि हमने जब ग्राफ बनाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो हमने कहा था कि यहाँ पर एक लाइन बनाई थी जिसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था, कि जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि उस टाइम हम वेपर प्रेशर को बढ़ा रहे थे। पर इस टाइम हम वेपर प्रेशर को बढ़ा नहीं रहे, इस टाइम हम वेपर प्रेशर को घटा रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिक्विड से किस में आना है, सॉलिड से आना है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको दिखाएगी सॉलिड जिस स्टेट पे आता हो उसका वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर ये दिखाएगी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को, पहले हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब की ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये मान लो ये ए है, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, बी होगा। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये इसको हिट करेगा, मतलब उतना वेपर प्रेशर हो गया जिस पे सॉलिड आ जाए, ठीक है। द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ऊपर सारा लिक्विड है, नीचे सारा सॉलिड है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। तो ये ए बी लाइन इस लाइन को कट कर गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ से स्लोप जो है और स्टीप हो जाएगी, ठीक। तो अब ये लाइन बन गई, ठीक है। ये लाइन किसकी है, लिक्विड की है, लिक्विड सॉल्वेंट की है, ठीक। और ये लाइन किसकी है, ये भी सॉल्वेंट है, पर सॉल्वेंट पहले लिक्विड था और अब सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं ना। ये देखो टेम्परेचर पीछे की तरफ आ रहा है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम करते जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट जो लिक्विड था वो सॉल्वेंट किस में आ गया, सॉलिड में आ गया। तो ये लाइन हो गई आपकी फ्रोज़न सॉल्वेंट की। किसकी लाइन हो जाएगी, फ्रोज़न सॉल्वेंट की। तो BC कर्व आपको दिखाएगा फ्रोज़न सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर। AB हो गया लिक्विड सॉल्वेंट और BC कर्व क्या होगा, फ्रोज़न सॉल्वेंट। अब क्योंकि प्योर सॉल्वेंट, ये लाइन किसकी है, लिक्विड सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और सोल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका कम होगा, सोल्यूशन का कम होगा। तो ऊपर जो दिखा रहा है वो अगर लिक्विड सॉल्वेंट का है, तो जो नीचे वाली लाइन होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, सोल्यूशन की। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये लाइन जो है यहाँ पर, ये लिक्विड सोल्यूशन की थी, इसके नीचे की लाइन लिक्विड सोल्यूशन की, ठीक है। ये लाइन किसकी हो गई, लिक्विड सोल्यूशन की हो गई। मान लो इस लाइन को हमने बोल दिया C, ठीक है। यहाँ से C से शुरू हुआ और ये डिक्रीज़ होते 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 कहाँ, जब इसका भी किसको हिट करना है, इसको सॉल्वेंट को, क्योंकि फ्रीज किसको होना है, अल्टीमेटली सॉल्वेंट को फ्रीज होना है। सोल्यूशन में फ्रीज होने वाला पार्ट कौन है, सॉल्वेंट है। तो ये पॉइंट हमने क्या बोल दिया, D। जब ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। इज दिस क्लियर। तो अब ये जो हमें ये जो कर्व दिखे हैं, ये जो दो पॉइंट दिखे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमें मिल गए टेम्परेचर। ये जो पॉइंट मिले हैं ये दोनों क्या हैं, टेम्परेचर्स हैं। तो ये टेम्परेचर ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, फ्रोज़न। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, तो T0F हो गया। ये किसका है, सोल्यूशन वाले कर्व का है, तो ये क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा, ठीक है। ये T0F हो गया, ये TF हो गया, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा TF हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो ये थोड़ा सा ग्राफ जो है इसका तैयार करना। अब बात आती है कि जैसे अगर हमको स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फाइंड करना हो, तो आप स्ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो। तो अगेन ये बात सारी थर्मोडायनामिक्स में जाती है। इसमें आप सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो इन केस आपको फॉर्मूला जो है कभी पूछ लिया जाए। मोलर मास m1 है, तो मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का है। R गैस कांस्टेंट, T0F जो होगा वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, अपॉन होगा 1000 और डेल्टा फ्यूजन H, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला जो है ये आप लर्न कर सकते हो किसके लिए, KF को निकालने के लिए। ऑल्दो कभी इस पर न्यूमेरिकल कोई आया नहीं है, बट अगर हम इस पे एक एग्जाम्पल ले न्यूमेरिकल का, तो मान लो आपको दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब यही दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लेट्स से 1436.3 कैलोरी पर मोल दी हुई है, ठीक है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, आप कैलकुलेट करके बताओ। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है वाटर का सपोज, तो क्या करोगे, मोलर मास वाटर का मालूम है आपको कितना होता है, 18 होता है, पुट कर दो, ठीक है। ये वैल्यू कैलोरीज में दे रखी है, इसको अगर आप कैलोरीज में पुट करोगे तो गैस कांस्टेंट को भी किस में पुट करना पड़ेगा, कैलोरीज में। मतलब सारे यूनिट्स जो हैं वो आपको सेम करने पड़ेंगे,
इज दिस क्लियर? पुट करो और सॉल्व करो। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है मालूम है? 2 कैलोरी होती है। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है। तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हो किसकी? गैस कांस्टेंट की। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और KF आएगा आपका 1.87। ठीक है, कितना आएगा? 1.87 केल्विन kg पर मोल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। कहाँ कहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जनरल हम बात करते हैं, आपने सुने होंगे एंटी फ्रीज सुने होंगे। एंटी फ्रीज जैसे कि जो कार्स होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्नोई एरिया में भी चलती हैं तब भी कार के जो रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर्स में तो वाटर फिल्ड होता है, बट वो वाटर अगर ज़ीरो से, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं ना जहाँ 0 डिग्री से बिलो हो जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर भी वो जो वाटर है रेडिएटर्स में वो फ्रीज़ नहीं होता। वो इसलिए फ्रीज़ नहीं होता क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं होता, वो मिक्सचर होता है। उसके अंदर हम कुछ ऐसे सोल्यूशन, ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे, यानी और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा तब जाकर वाटर फ्रीज़ होगा। तो हम ऐसे मिक्सचर्स तैयार करते हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे कि NaCl नमक होता है, NaCl को ही आप वाटर में डाल देते हो तो इसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लाइक -21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो सम ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशंस कैन बी मेड। या एंटी फ्रीज को बनाते टाइम तो मोस्टली इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर डाला जाता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल भी उसको रेडिएटर में जो वाटर है उसको फ्रीज़ नहीं होने देता, क्योंकि वो एक सोल्यूशन बन चुका है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो गया। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा जैसे स्नो वगैरह होती हैं, स्नो को मेल्ट करना होता है रोड्स में, जैसे स्नो जम गई, जिस कंट्रीज़ में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कश्मीर वगैरह के एरिया में चले जाए, स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नो को मेल्ट करने के लिए, स्नो तो प्योर वाटर है, ठीक है, पर अगर हम रोड्स के ऊपर सॉल्ट डाल दें, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट स्प्रे कर दें, चाहे वो कॉमन सॉल्ट स्प्रे कर दें या और सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे कर दें, तो कैल्शियम क्लोराइड का तो टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तो है चला जाता है, इतना कम हो जाता है उसका टेम्परेचर। तो अगर ऐसे सॉल्ट्स हम रोड पे स्प्रे कर देंगे तो प्योर वाटर था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता, बट इट्स नॉट अ प्योर वाटर नाउ, मिक्सचर बन जाएगा उसका, यानी सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन को अब फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? -21 डिग्री सेल्सियस चाहिए NaCl के केस में। तो जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा वो फ्रीज नहीं होगा। तो फ्रीज हुई जो वाटर फ्रीज हो चुका था ना वो भी मेल्ट होने लग जाता है, तो आइस मेल्ट हो जाती है इस तरह से। इज दिस क्लियर? तो रोड्स को क्लियर करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, जो आइसक्रीम जो है उसमें लेकर चलते हैं, जो पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती, जैसे जो आइसक्रीम का जो रेडी लेकर चलते हैं वो लोग, और उनकी आइसक्रीम जो है मेल्ट नहीं होती, तो या तो वो सॉलिड CO2 यूज़ करते हैं, ड्राई आइस यूज़ करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, आइस के अंदर ही नमक डाल देते हैं। तो नमक डाल देते हैं तो नमक अगेन उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, जो कि आइस को अल्टीमेटली मेल्ट नहीं होने देता। तो दिस कैन बी डन। आर यू फॉलोइंग? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो जल्दी से चीज़ों को फ्रीज़ ना होने देना या कम उनका टेम्परेचर जो है कम कर देना, तो इट कैन बी वाइडली यूज्ड। फाइन, सो लेट अस टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स। सपोज हम बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं जो आपको NCERT में दे रखा है, एक प्रॉब्लम NCERT में दे रखी है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि 1 ग्राम ऑफ अ सल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है। 50 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। 0.4 केल्विन से लोअर किया है तो ये ऑलरेडी आपको चेंज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेल्टा TF। फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF कितना हो गया? 0.4 केल्विन आपको दे दिया, और आपको दे दिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब KF कितना दिया है? 5.12 दे दिया।
फाइंड दी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, आपको निकालना है मोलर मास। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे मोलर मास पूछेगा वो आपसे, मोलर मास निकालना है सोल्यूट का। तो सीधा फॉर्मूले पे जाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आपको कितना दिया है, 0.4 दे दिया। के एफ कितना दिया, 5.12 दिया। मोलालिटी है तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2/M2 इंटू W1 एंड देन 1000 ग्राम में होगा जबकि वेट। ठीक है, तो यहाँ पे सल्यूट कौन है, सल्यूट हमको नहीं पता कौन है, ठीक, पर कितना सल्यूट दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास उसका फाइंड करना है, M2 हमें नहीं पता पर W1 बेंजीन, बेंजीन दिया हुआ है 50 ग्राम। तो यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, जस्ट फाइंड आउट द आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा। बुक का ही सॉल्व क्वेश्चन है, आप वहाँ से देख सकते हो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सपोज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ये भी बुक का ही सॉल्व क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बनाया, एंटी डिप्रेसेंट बनाया। इथाइलिन ग्लाइकोल को किस में डाला, वाटर में डाला। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये कार्स में यूज़ किया जाता है एज एन एंटी डिप्रेसेंट। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूट हुआ और ये हमारा सॉल्वेंट हुआ। नाउ कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ, फर्स्ट पार्ट ये निकालना है। सेकेंड पार्ट आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन यानी टी एफ। ये दो चीज़ें निकालनी है, वेरी सिंपल। डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ किसका होगा, वाटर का होगा। के एफ आपको दे रखा है 1.86। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर के लिए के एफ और के बी दोनों लर्न कर लेना आप। ठीक है, तो 1.86 इंटू एम मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला। ऊपर किसका आएगा, सल्यूट का गिवन मास कितना है 45, नीचे आएगा सल्यूट का मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर 1000 और यहाँ पे क्या आएगा, गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट आएगा, कितना दिया हुआ है 600। सॉल्व करोगे डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ आ गया। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है तो सॉल्वेंट का ज़्यादा था और सोल्यूशन का कम है। टी नॉट एफ माइनस टी एफ है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ आप निकाल चुके। टी नॉट एफ कौन है आपका यहाँ पे, वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। उसको पुट करो और सॉल्व कर लो। फाइन, so this is it. I'll see you in the next class with the next colligative property.